देखिए आईफा जो किसी भी संस्थान की गुणवत्ता इस बात से तय होती है वो उसने कितनी जो ना ईमानदारी से अपने लोगों के बीच में और जो उसकी कार्य की संस्था है उनके लोगों में कार्य करने की क्षमता कितनी है। बहुत सारे लोगों दायित्व तो ले लेते हैं, है ना, पर उस दायित्व को निभाने के लिए जो निष्ठा चाहिए, जो प्रामाणिकता चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, वो किसी संस्थान को आगे बढ़ाता है। मेरी आपके संस्थान के लिए सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है कि आपका संस्थान दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाले और समाज के सभी वर्गों के बीच में ईमानदारी से उसका अवलोकन करें और आप कल्पना करिए आप निरंतर आगे बढ़ते जाएं। देखिए महंगाई का मुद्दा जो आप बता रहे हैं इसका सिर्फ एक कारण ये नहीं हो सकता है कि हमको जो ना चीनी महंगी हो गई या तेल महंगा हो गया, ये एक कारण नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है और जब कोई चीज़ जो ना पटरी पर आती है तो पटरी पर आने में उसको समय लगता है। नमस्कार, मैं माही शर्मा। आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका मकसद है प्रगतिशील राजनीति को बढ़ावा देना, जिसका मकसद है विकास की बातें करना, जिसका मकसद है जन साहूकार की बातें करना, जिसका मकसद है जन जन की आवाज़ सरकार तक पहुंचाना। इस वक्त मैं हूं सरोजनी नगर विधानसभा में और मेरे साथ है प्रशांत सेठ जी, जो कि बीजेपी के अवध क्षेत्र से कोषाध्यक्ष अध्यक्ष हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जनता जनार्दन अभी तो बीजेपी की सरकार है और बीजेपी से हैं ये। सबसे पहले ये जानते हैं कि बीजेपी की सरकार ने अब तक क्या काम किया है ग्रामीण क्षेत्रों में। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका आईपा में। भारतीय जनता पार्टी की विगत 5 वर्षों की सरकार वो सरकार है जिसने समाज के सभी वर्गों के लिए ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी अंचल तक बगैर किसी भेदभाव के लिए कार्य किया। उदाहरण के तौर पर मैं मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों के माध्यम से जो लोगों के अकाउंट खुले, कभी ये ग्रामीण अंचल में कोई भी व्यक्ति कल्पना भी नहीं कर सकता तो मेरा भी अकाउंट होगा। कोई किसान था, किसानों की ओलावृष्टि से फसल नष्ट होती थी। अगर हम आज इस परिस्थान में खड़े हुए हैं और अपने जीवन को सार्थक दिशा की ओर ले जा रहे हैं तो इसका एक बहुत बड़ा श्रेय अन्नदाता को जाता है। और हमारी भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार ने किसान, जो कि हमारा अन्नदाता है, उसके किसान सम्मान निधि की योजना लागू की। प्रत्येक किसान के खाते में समय पर पैसा आता है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, डायरेक्ट पैसा आता है। कभी इसी देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने ये बात कही थी कि हम किसानों के लिए 1 रुपये बेचते हैं, 85% पैसा लोग खा जाते हैं, बिचौलिए खा जाते थे। डायरेक्ट लाभान्वित। कोरोना कालखंड में जब पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही थी, भारत भी उससे अछूता नहीं था, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने बगैर किसी भेदभाव के 2 समय का भोजन आम जनता को दिया। उसने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है, मुसलमान है या ये वो किसी अन्य जाति का है। बगैर किसी भेदभाव के पूरी तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो बड़ा कार्यकर्ता हो चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, पूरी तन्मयता से उसने लोगों की सेवा की। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अभी आपने कोरोना की बात की। कोरोना टाइम में विपक्ष ने ये भी बोला कि ऑक्सीजन की कमी थी। उस टाइम योगी सरकार कहाँ थी? इस पर क्या बोलेंगे? कहीं पे भी सरकार की तरफ से जो डैमेज कंट्रोल था, कोई भी जब विपदा आती है तो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से बगैर किसी हीला हवेली के इसके ऊपर नियंत्रण किया, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। आप ये सोचिए कि जब देश में पूरा त्राहिमाम था और लोगों को कुछ समझ में आया, तब हमारे मुख्यमंत्री ने दौड़ के प्रत्येक जनपद में जाकर के कोविड कंट्रोल के अंतर्गत आने वाले सारे विभागों को निर्देशित किया और कहीं से भी कोई भी हिला हवेली नहीं होनी चाहिए। जो लोग गए उनका हम सबको बहुत दुख है, लेकिन हमने जिस तरीके से उस नियंत्रण पाया विपदा के समय में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है सरकार की। तो आपको लग रहा है कि इस उपलब्धि से जनता जनार्दन जो है, जो गांव के क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र, वो खुश हैं? इस बार फिर बीजेपी ही आएगी? 100% बीजेपी आएगी। वो बीजेपी इसलिए आएगी कि जो ना कि ग्रामीण अंचल पर जो काम है, मुद्रा योजना के अंतर्गत बैंकों से जो लोन उनको मिला, विभिन्न समितियों में आयुष्मान कार्ड हुआ है, प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के अंतर्गत लोगों को आवास मिला बगैर किसी भेदभाव के। कोई कल्पना भी नहीं कर सोचिए जो ना सुदूर जनपदों में, जैसे आप जो ना सोनभद्र ले लीजिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो ना बागपत ले लीजिए, या बुंदेलखंड का आप जो ना ललितपुर झांसी ले लीजिए, बगैर भेदभाव के, बगैर किसी जो ना क्या कहते हैं असहयोग के सरकारी अधिकारियों जो उस विभाग के अंतर्गत आते थे, पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ लोगों की मदद की। यहाँ मैं आपको रोकना चाहूँगी। अभी हम यहाँ पे लखनऊ के कटरा गांव है, यहाँ पे वहाँ गए थे हम। वहाँ की जनता ने ये बोला कि आवास के घर नहीं मिले हैं उन्हें। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, आवास के घर कैसे मिलेंगे? आवास के घर उसी व्यक्ति को उस तरीके से मिलेंगे जब वो उसकी योजना के अंतर्गत आएगा। भाई फॉर्म भरना पड़ता है, लेखपाल के माध्यम से नाम दर्ज कराना पड़ता है, संबंधित अधिकारी को उस विषय में जानकारी देनी होती, तब मिलेगा।
और उसको बचाने के लिए हमने क्या कहते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत ऐसी बहुत सारी स्कीम है, और लाभार्थी योजना के अंतर्गत जो लोग लाभान्वित थे वो सरकार ने की एक बड़ी उपलब्धि है। अभी आपने जो फॉर्म भरने की बात की, गांव में हम गए, गांव के लोगों को एक्चुअल में ये पता ही नहीं है कि फॉर्म कहाँ मिलेगा, कहाँ भरना है और कैसे भरना है, क्योंकि गांव की जो आधी आबादी है वो पढ़ी लिखी भी नहीं है। उसके बारे में गांव के लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा फॉर्म भरना है, कौन सा नहीं भरना है? उसके लिए ज़मीनी स्तर पर मैं जानना चाहूँगी बीजेपी की सरकार क्या करना चाहती है। देखिए, जो आवास मिला लोगों को प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत, आवास योजना के अंतर्गत और आयुष्मान कार्ड के माध्यम, वो कैसे मिला? इतनी बड़ी आबादी में आप सोचिए, सबको जो ना गैस चूल्हा मिला, ग्रामीण अंचलों में मकान मिला, शौचालय मिला, कन्या विद्या धन मिला। ये कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं, ये कैसे आया? ये सरकार के माध्यम से आया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत सार्थकता के कारण आया। और इतना बड़ा प्रदेश है, हमने बहुत बड़े भूभाग को इस विजय पर प्राप्त किया। थोड़ा मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे, शिक्षा को लेकर। ग्रामीण स्तर पर हम गए थे, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में हमने बात की। बच्चे जो हैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल बंद पड़े हैं। हालांकि उनके पेरेंट्स ने भी हमसे बात की, उन्होंने बोला कि अभी पढ़ाई में बहुत ही यूपी बहुत पिछड़ा हो गया है। उसके बारे में क्या कहेंगे? किसने कहा कि यूपी पिछड़ गया, और किसने कहा कि सरकार ने जो ना इस विषय पर सार्थकता के साथ काम नहीं किया? आप उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों की क्या स्थिति है। कोई लोग कल आज से 5 साल पहले लोग जो ना कैसे पास होते थे, उन बच्चों को जिनको ये भी नहीं मालूम होता था कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। दिस गवर्नमेंट हैज डन अ लॉट ऑफ बेसिक नीड्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन द विलेज एरिया, in the rural area. Why this has happened? Because this government knows that what is the importance of the education. If India will be educated, then India will be run in each and every sector of the field. Why the world is looking to us? Because Indian talents beats each and every sector of the world expected. They know what is the objective, they know what is the clarity to gain a vision. From where this is coming? This is coming from the clearance of the government. If the government is doing this work on very honestly, that's why this is happening. मेरा एक सवाल आपसे और है कि गांव की बातें अगर हम कर रहे हैं तो गांव में बेरोजगारी और महंगाई का जो मुद्दा उठा है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई का मुद्दा जो आप बता रहे हैं, इसका सिर्फ एक कारण ये नहीं हो सकता है कि हमको जो ना चीनी महंगी हो गई या तेल महंगा हो गया। ये एक कारण नहीं है, इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। और जब कोई चीज़ जो ना पटरी पर आती है तो पटरी पर आने में उसको समय लगता है। हमारी सरकार ने जिस तरीके से महंगाई के लिए काम किया, उसको कम करने के लिए काम किया। भारत एक विशालतम आबादी वाला देश है, दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी आबादी का देश है ये, ठीक है। विभिन्न जलवायु परिवर्तन इस देश की बहुत बड़ी खासियत है। और आप एक बात ये सोचिए, जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन से गुजर रही है, हमने उस पर विजयशी प्राप्त की है। पूरी दुनिया में भारत एकमात्र शायद ऐसा देश हो जहाँ हरित क्रांति है, जहाँ किसान 45 डिग्री का टेम्परेचर छोड़ दीजिए, 48-50 डिग्री का टेम्परेचर में फसल बोता है। तो ये हमारी शक्ति है और ये अन्नदाताओं के कारण है। और सरकार, मैं ये नहीं कहता कि जो ना कि सरकारों ने जो ना इस पर काम नहीं किया। हमारी सरकार ने, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो राज्य की सरकार हो, पूरी ईमानदारी से इस विषय पर काम किया। और किसानों का जो बिल है, उनका जो ना बिजली मीटर पहले जो ना 2017 से पहले जो लाइट आती थी, कितने घंटे आती थी? 4 घंटे, 5 घंटे। इस सरकार की बड़ी उपलब्धि है ये कि 20 से 22 घंटे लाइट आती है। आप कल्पना करेंगे इस चीज़ को, बहुत बड़ी उपलब्धि है ये, बहुत बड़ी है। तो इस बार फिर से बीजेपी सरकार, आपको क्या लगता है? हमने तो गांव-गांव में जाके पूछा, हाँ बीजेपी की सरकार से भी लोग खुश हैं। समाजवादी पार्टी का भी दबदबा लग रहा है, उसको लेके क्या कहें? देखिए, कोई भी दल, रही बात समाजवादी पार्टी की, संकट मोचन मंदिर पे हमला होता है, ब्लास्ट होता है, सैकड़ों मासूम मारे जाते हैं, उसके अभियुक्तों के ऊपर से मुकदमा वापस ले लिया जाता है। वो सरकार जो एक खास वर्ग के लिए नौकरी लेकर के आती थी, हमारी सरकार ने, आप सोचिए, 5 साल का दंगा मुक्त सरकार रही, एक भी दाग नहीं है भ्रष्टाचार का, बगैर भेदभाव के 4.5 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिली। उसमें ये नहीं देखा कि ये कौन है, ये कौन है। क्या ये छोटी मोटी उपलब्धि है? इतना बड़ा प्रदेश है। MESC के माध्यम से 2017 से पहले ये राज्य का पायदान था 17वें नंबर का, आज दूसरे नंबर का है। लघु उद्योग प्रकोष्ठ के माध्यम से हज़ारों लाखों ऐसे परिवार लाभान्वित थे जिसके लोग कल्पना भी नहीं करते थे। एक सवाल और मैं आपसे जानना चाहूँगी शिक्षा को लेकर।
गांव में जो सरकारी स्कूल है उसमें सफाइयाँ नहीं हैं। जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम गए थे वहाँ की जो ये सबसे बड़ी समस्या है, उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, कहीं किसी एक जगह पे हो गए तो आप उसको उस परसेप्शन से पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ सकते आप। हजारों जगह पे उच्च स्तर की गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से लोगों को मिली है। ये एक उपलब्धि है। हमारी सरकार नकलविहीन परीक्षा कराती है। आप कल्पना कीजिए इस बात को कि जिन बच्चों को ये ना मालूम है 2017 से पहले हाई स्कूल 10 के बोर्ड का सेल्फ सेंटर लगते थे, 10th की और 12th के परीक्षा करती थे, वो बोली लगती थी भाई इतना पैसा दोगे तो आप इतने नंबर पाओगे। नकलविहीन शिक्षा पास ये इस देश का भविष्य तय करेगा या वो भविष्य तय करेगा? प्रश्न आपका ही है। भविष्य तो तय करेंगे, ठीक है। मेरा सिर्फ सवाल ये था स्कूल की जो गंदगी है उसको लेकर। चलिए ठीक है, मेरा एक सबसे लास्ट सवाल आपसे ये है कि आईपा के इस मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? हमारी जो मुहिम चल रही है, उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में जा रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं गांव-गांव में, तो इसके आईपा के मंच के मुहिम के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, आईफा जो किसी भी संस्थान की गुणवत्ता इस बात से तय होती है वो उसने कितनी जो है ईमानदारी से अपने लोगों के बीच में, और जो उसके कार्य की संस्था है उनके लोगों में कार्य करने की क्षमता कितनी है। बहुत सारे लोगों दायित्व तो ले लेते हैं, है ना, पर उस दायित्व को निभाने के लिए जो निष्ठा चाहिए, जो प्रामाणिकता चाहिए, जो ईमानदारी चाहिए, वो किसी संस्थान को आगे बढ़ाता है। मेरी आपके संस्थान के लिए सिर्फ इतनी सी प्रार्थना है कि आपका संस्थान दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की करे, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में काम करने वाले और समाज के सभी वर्गों के बीच में ईमानदारी से उसका अवलोकन करें, और आप कल्पना करिए आप निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ प्रशांत सेठ जी। फिर मिलेंगे आपको किसी और नई शख्सियत के साथ किसी और विधानसभा में। देखते रहिए आईपा। धन्यवाद।